हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026812 का एनालिसिस। पेपर 812 आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। A city dweller finds it difficult to pass away the time in a village। विद्यार्थी ध्यान दें, सिटी ड्वेलर का अर्थ है शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति या शहर का वासी। finds it difficult मुश्किल पाता है, to pass away the time in a village, विलेज का अर्थ है गांव। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, पास अवे नहीं पास होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्रेजल वर्ब पास अवे का अर्थ है मर जाना, टू डाई, जबकि समय बिताने या समय निकालने को कहते हैं टू पास द टाइम या फिर टू वाइल अवे द टाइम। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम इन अ विलेज। शहर का कोई रहने वाला या शहर का कोई वासी गांव में समय निकालना मुश्किल पाता है। हमारा करेक्शन खंड बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, ग्रामेटिकल एरर का पता लगाएं, तो पढ़ते हैं। Dim lighting was used to hide fear during the most important scene। Dim lighting का अर्थ है मंद रोशनी, was used उसका प्रयोग किया गया, to hide fear during the most important scene। निसंदेह एरर यहां है, हाइट नहीं हाइटन होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द हाइट का अर्थ है ऊंचाई, जो कि एक नाउन है। हमें चाहिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। हाइटन का अर्थ होता है किसी चीज को बढ़ाना या उसकी तीव्रता तेज करना, तो हाइट में ईएन जोड़ दीजिए, हाइटन हो जाएगा किसी चीज को बढ़ाना या फिर उसकी तीव्रता में वृद्धि करना। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, डिम लाइटिंग वाज यूज्ड टू हाइटन फियर ड्यूरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन। सबसे महत्वपूर्ण सीन या दृश्य में डर को बढ़ाने के लिए, जो डर का तत्व था उसको बढ़ाने के लिए मंद रोशनी का प्रयोग किया गया था। हमारा करेक्शन खंड बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। The thief explained to us how he dashed from the jail, how he had escaped from the jail। चोर ने हमें बताया, हमें समझाया, वर्णन दिया, विस्तृत रूप से समझाया कि वो कैसे जेल से भाग गया था। एक्सप्लेन करने का अर्थ है किसी चीज को समझाना। विद्यार्थी ध्यान दें, द थीफ एक्सप्लेन्ड ये खंड सिंपल पास्ट टेंस में है। चोर ने हमें बताया कि वो कैसे जेल से भागा था। जेल से भागना बताने से भी पहले हुआ, तो ये फिर पास्ट का भी पास्ट है, अर्थात भूतकाल में जो दो घटनाएं हुई उनमें से भाग जाना पहली घटना थी। इसे लिखा जाना था पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेड के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वाक्य हो गया, द थीफ एक्सप्लेन टू अस हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, वो कैसे जेल से भागा था। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर ले। एस्केप्स बिल्कुल नहीं, वाक्य भूतकालिक था। एस्केप्ड भी नहीं, हैज एस्केप्ड प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। He held dash to the books passionately। He held on to the books passionately। विद्यार्थी ध्यान दें, होल्ड ऑन टू का अर्थ होता है किसी चीज को पकड़ना या अपने हाथों से थामना। तो उसने बड़े पैशनेटली, उत्साह से, एंथुसियास्टिकली बुक्स को पकड़ रखा था। हेल्ड ऑन टू जो है वो पास्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है होल्ड ऑन टू की। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी हेल्ड अप, विद्यार्थी ध्यान दें, हेल्ड अप पास्ट फॉर्म है होल्ड अप की, जिसका अर्थ है किसी चीज को सहारा देना ताकि वो गिरे नहीं। ऑप्शन सी होल्ड ऑफ का अर्थ है कोई खराब मौसम जो कि ना हो, फेल्स टू अकर। उदाहरण के तौर पर बरसात या तूफान नहीं हुआ और मैच हो पाया, तो हम कहेंगे लकीली या थैंकफुली द स्टॉर्म और द रेन हेल्ड ऑफ। तो होल्ड ऑफ हुआ तो कोई बुरा मौसम आदि नहीं हुआ, होने से रुक गया, उसकी पास्ट फॉर्म हुई हेल्ड ऑफ। जबकि हेल्ड फोर्थ पास्ट फॉर्म है होल्ड फोर्थ की, जिसका अर्थ है किसी विषय पर बड़ी लंबी बात करना। तो अगर आप किसी विषय पर बड़ी लंबी बात करें, कोई व्याख्यान दें, तो आप कर रहे हैं होल्ड फोर्थ, जिसका पास्ट फॉर्म होगा हेल्ड फोर्थ। हमारा आंसर ऑप्शन ए हेल्ड ऑन टू द बुक्स पैशनेटली ही रहेगा, हेल्ड ऑफ, हेल्ड अप या हेल्ड फोर्थ बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। शब्द है इररेवरेंस, जिसका अर्थ होता है असम्मान, निरादर या तिरस्कार।
अगर आपके मन में किसी व्यक्ति या चीज के प्रति तिरस्कार है, निरादर है, अनादर है या सम्मान विहीनता की भावना है, तो आपकी भावना हुई इररेवरेंस, इंग्लिश में कंटेम्प्ट, तिरस्कार या अनादर या असम्मान। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द डिसरिस्पेक्ट का भी वही अर्थ है, असम्मान, निरादर। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी सैवेजरी का अर्थ है क्रूरता, इंग्लिश में ब्रूटैलिटी। ऑप्शन सी कंटेम्पचुअस का अर्थ है तिरस्कार पूर्ण। विद्यार्थी ध्यान दें, कंटेम्प्ट उत्तर हो सकता था, कंटेम्पचुअस नहीं, क्योंकि हमारा प्रश्न इररेवरेंस एक नाउन है जबकि कंटेम्पचुअस एक एडजेक्टिव। तो अगर कंटेम्प्ट रहा होता तो आंसर हो सकता था, परंतु कंटेम्पचुअस नहीं, क्योंकि ये एक विशेषण है, अर्थ है तिरस्कार पूर्ण। और अंतिम ऑप्शन डी वैलिडिटी का अर्थ है वैधता, किसी चीज की वैधता या उचितता। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, फिर से वही निर्देश है, सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है एमिएबल, जिसका अर्थ है मित्रवत या प्यारा सा। स्वभाव से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो या उसका व्यवहार अच्छा हो तो उसे कहेंगे एमिएबल, मित्रवत, प्यारा सा, प्रसन्न चित्त सा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्डियल। कॉर्डियल का भी वही अर्थ है, मित्रवत, प्यारा सा। एक अन्य सिनोनिम हो सकता है एफेबल। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए पॉइजनस का अर्थ है विषैला, टॉक्सिक। ऑप्शन सी सेटिस्फाइंग का अर्थ है संतुष्टि देने वाला या संतोषप्रद, जबकि अंतिम ऑप्शन डी हार्टनिंग का अर्थ है इनकरेजिंग। ऐसी कोई चीज, ऐसी बात जिससे आपको हौसला मिले, खुशी मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले या आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उस इनकरेजिंग चीज को कहेंगे हार्टनिंग। हमारा आंसर ऑप्शन बी कॉर्डियल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार निर्देश है एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है अमिट। अमिट का अर्थ होता है लोप करना, यानी किसी चीज को छोड़ देना। अगर आप किसी चीज को अमिट कर जाएंगे तो वो आप मिस कर जाएंगे, उसे छोड़ देंगे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इंक्लूड। इंक्लूड का अर्थ है शामिल करना। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एक्सक्लूड तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। एक्सक्लूड का अर्थ है छोड़ देना, बाहर निकालना। ऑप्शन सी अंडरटेक का अर्थ है कोई उपक्रम हाथ में लेना या कोई वचन देना कि आप ये कर देंगे। अगर आप अंडरटेक करते हैं कि ये काम हो जाएगा तो आप वचन देते हैं या फिर उपक्रम अपने हाथ में लेते हैं, कोई काम, अभियान, उपक्रम हाथ में लेते हैं। और अंतिम ऑप्शन डी फ्लाउंडर एक बहुत अच्छा शब्द है। फ्लाउंडर का अर्थ है तड़पना या छटपटाना। कल्पना करें कोई व्यक्ति पानी में, कीचड़ में या किसी मुश्किल में है और फिर वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसे कहेंगे वो फ्लाउंडर कर रहा है, तड़पड़ा रहा है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी इंक्लूड, शामिल करना ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, फिर से एंटोनिम या विलोम शब्द बताना है, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ है एकीकरण। समेकन या एकीकरण, समाकलन, चीजों को जोड़ना, एक करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन, जिसका अर्थ होता है विखंडन, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, विखंडन। अन्य ऑप्शंस में यूनिटी एकता है। सिंथेसिस का अर्थ है संश्लेषण। ये एक वैज्ञानिक शब्द है। संश्लेषण में हम चीजों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। हिंदी में कहते हैं संश्लेषण, इंग्लिश में सिंथेसिस। और ऑप्शन सी इंडेमनिफिकेशन का अर्थ है भरपाई या क्षतिपूर्ति। किसी का नुकसान हो गया, कोई इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर रही है या भरपाई का वचन दे रही है, तो इस तरह की भरपाई को कहते हैं इंडेमनिफिकेशन, क्षतिपूर्ति। हमारा आंसर ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 हमें मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न, तो पढ़ते हैं। प्रश्न 84, गिव एंड टेक म्यूचुअली। प्रतिदान करना या फिर चीजों को आपस में लेना देना, विनिमय करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का वही अर्थ है आपस में चीजों को लेना देना, विनिमय करना, प्रतिदान करना। अगर आप किसी की मदद करें और वो भी आपकी मदद करते हैं बदले में, तो उन्होंने आपके लिए क्या किया है, उन्होंने आपके जेस्चर को रेसिप्रोकेट किया है। जैसा आपने किया बदले में उन्होंने भी आपके लिए कुछ किया। अन्य ऑप्शंस में प्रेजेंट, आप जानते हैं प्रेजेंट का अर्थ वर्तमान है, वैसे कोई गिफ्ट हो तो भी प्रेजेंट कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज का अर्थ है समझौता। और एक्सप्रोप्रिएट एक बेहतरीन शब्द है। एक्सप्रोप्रिएट का अर्थ है जब्त करना।
अगर कोई सरकार या कोई सरकारी संस्था या फौज आदि राष्ट्रहित में किसी चीज को जब्त करके अपने काम में लेना चाहे तो इस तरह के जब्त किए जाने को कहेंगे एक्सप्रोप्रिएट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी रेसिप्रोकेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न एक बार फिर से मिला है तो पढ़ते हैं। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, ऐसा व्यक्ति जो भविष्य के बारे में सोच सकता है अपनी कल्पना शक्ति से और अपनी बुद्धि से। ऐसा व्यक्ति जो अपनी कल्पना शक्ति और बुद्धि से भविष्य के बारे में सोच सके, ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को कहते हैं विजनरी। अगर किसी व्यक्ति को विजनरी बिजनेसमैन कहा गया है तो वो भविष्य की कल्पना कर सकता है, बड़ा दूरदर्शी है। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन ए यूसरर एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है सूदखोर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे ब्याज पर ऋण देता है और फिर लोगों से ब्याज वसूलता है, उसे कहते हैं यूसरर। विद्यार्थी शब्द के प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण पर भी ध्यान दें। यूसरर सूदखोर, बहुत ज्यादा ब्याज लेने वाला व्यक्ति या साहूकार। ऑप्शन बी टर्न कोट का अर्थ है दल बदलू। ऐसा व्यक्ति जो अपनी वफादारी बदल लेता है, अपना दल बदल लेता है, उसे कहते हैं टर्न कोट। और अंतिम ऑप्शन सी आइडियलिस्ट का अर्थ है आदर्शवादी। शब्द आइडियलिस्ट और विजनरी बहुत करीब हैं एक दूसरे के। फर्क इतना है कि आइडियलिस्ट आदर्शवादी है और उसकी सोच थोड़ी सी अव्यवहारिक है, आदर्शवाद की तरफ झुकी हुई है। और विजनरी जो है भविष्य की साकार कल्पना कर सकता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी विजनरी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 निर्देश है अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें। अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें उस ऑप्शन से जो इसमें दी गई एरर को ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। विद्यार्थी ध्यान दें, रिटर्न का अर्थ ही कम बैक होता है। रिटर्न के बाद बैक नहीं होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। मुझे रिपोर्ट करना, मुझे खबर करना, इत्तला करना, मुझे बताना जब तुम दिल्ली से लौटो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी व्हेन यू रिटर्न बैक, नहीं व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है यू हैव रिटर्न बैक, बिल्कुल नहीं। सी कहता है यू रिटर्न्ड फ्रॉम, नहीं। बात वर्तमान की है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 फिर से वही निर्देश है अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें। तो पढ़ते हैं। रवि हैज फॉर लॉन्ग बीन डिमांडिंग अ लॉट ऑफ मनी। हैज फॉर लॉन्ग बीन यानी लंबे समय से करता आया है। रवि हैज फॉर लॉन्ग, लंबे समय से, बीन डिमांडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत अरसे से रवि जो है पैसा मांगता हुआ आया है। लॉट ऑफ मनी, बहुत सा पैसा मांगता हुआ आया है। डजंट ही नहीं। विद्यार्थी ध्यान दें, ये टैग क्वेश्चन है जिसमें आगे वाला जो टैग होता है वो मूल वाक्य के टेंस में ही होता है। मूल वाक्य पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। मूल वाक्य चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, टैग डजंट ही नहीं हैजंट ही होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। रवि हैज फॉर लॉन्ग बीन डिमांडिंग अ लॉट ऑफ मनी, हैजंट ही। बड़े अरसे से रवि बहुत सा पैसा मांगता आया है, हैजंट ही, क्या ऐसा नहीं करता आया है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हैजंट ही। अन्य ऑप्शंस में इजंट ही बिल्कुल नहीं, इजंट इट भी नहीं। हमारा मूल वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का था, टैग हैजंट होगा, ना कि डजंट, इजंट एटसेट्रा। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 हमें बदलना है दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पढ़ते हैं। We all know that there is only one God. हम सभी जानते हैं कि सिर्फ एक ईश्वर है। गॉड का अर्थ है ईश्वर। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। We all know वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का और वॉइस है एक्टिव। ऐसे में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसी भी आवश्यकता हो। तो इट इज नोन, चूंकि इट सिंगुलर है, इट इज नोन टू अस से वाक्य शुरू होना चाहिए था। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है।
वी ऑल नो के स्थान पर हुआ इट इज नोन, इसके साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नोन टू अस होगा बाई एस नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। नोन टू अस ऑल, हम सभी को पता है दैट देयर इज ओनली वन गॉड। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है वी आर ऑल नोन दैट, बिल्कुल नहीं, इट इज नोन टू अस ऑल। सी कहता है वी हैव ऑल नोन, नहीं, ये तो पैसिव वॉइस हुआ ही नहीं, एक्टिव ही रह गया। ओनली वन गॉड इज नोन बाय यस, बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89। अब की बार हमें मिला है एक अंडरलाइन सेगमेंट जो कि एक इडियम या मुहावरा है जिसका हमें अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। When he saw the snake, he took to his heels। विद्यार्थी ध्यान दें, इडियम टेक टू योर हील्स या टेक टू वंस हील्स का अर्थ है भाग जाना। अगर आपने कोई चीज देखी जिससे आपको भय लगा, आशंका लगी और आप भाग गए, तो हम कहेंगे यू टुक टू योर हील्स। हमारा आंसर होगा रैन अवे इन फियर। अंडरलाइंड इडियम टुक टू हिज हील्स का अर्थ है भाग गया, अर्थ हुआ रैन अवे इन फियर। अंडरलाइंड इडियम का अर्थ मिला ऑप्शन ए में। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। वेंट स्लोली, धीरे धीरे गया, बिल्कुल नहीं। वॉक्ड इन फियर, नहीं। जंप्ड फास्ट, भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, एक बार फिर से अंडरलाइंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का अर्थ बताना है। अंडरलाइंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए था हार्ड एंड फास्ट। अब पढ़ते हैं। He has to abide by the hard and fast rules of the company। abide by का अर्थ होता है अनुपालना करना, किसी नियम आदि के अनुसार चलना। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का अर्थ होता है बहुत कठोर, स्ट्रिक्ट, जिसमें लचीलापन बिल्कुल ना हो, जिसे आपको मानना ही पड़ेगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रिक्ट। अन्य ऑप्शंस में फ्लेक्सिबल का अर्थ है लचीला, ये तो अर्थ का उल्टा हुआ, विलोम हुआ। डिफिकल्ट है कठिन, ऑनेस्ट है ईमानदार। हमारा आंसर ऑप्शन बी, स्ट्रिक्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। He said to me, quote unquote, you are getting lazy day by day। डे बाई डे का अर्थ है प्रतिदिन या नित्य या लगातार, यानी दिन ब दिन। तो उसने मुझसे कहा कि तुम लगातार या दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो, लेजी होते जा रहे हो। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। सेड के बाद टू मी है तो टोल्ड हो जाएगा। हमें जो रिपोर्टेड क्लॉज में टेंस मिला है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड क्लॉज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। ही टोल्ड मी दैट आई एम गेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज गेटिंग लेजी डे बाई डे। उसने मुझसे कहा कि मैं दिन ब दिन आलसी, लेजी होता जा रहा था। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आई एम गेटिंग लेजी, नहीं। इन्फॉर्म्ड भी नहीं और बड़ी एरर है, आई एम गेटिंग लेजी नहीं, आई वॉज गेटिंग लेजी। बी कहता है ही टोल्ड मी दैट आई हैव बीन गेटिंग, बिल्कुल नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए था। सी कहता है ही टोल्ड मी दैट यू वर गेटिंग, ना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। वॉलंटरीली की सही स्पेलिंग है VOLUNTARILY। वॉलंटरीली का अर्थ है स्वेच्छा से। अगर कोई काम आप अपनी इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, तो आपने उस काम को किया है वॉलंटरीली। अन्य ऑप्शंस में ए में वॉलंटरीली की स्पेलिंग में यहां एरर है, 2 L दिए गए हैं। बी में एरर यहां है, यू होना चाहिए था। और सी में वॉलंटरीली में ए और आई गलत क्रम से लिखे हैं। AIR नहीं, ARI। आई जो है वो आर के उपरांत आना चाहिए था। इस सारे आलोक में हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन सी है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि अन्य सभी ऑप्शंस की स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गलती या त्रुटि है। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है एक पैसेज, एक गद्यांश। पहले हम उसे पढ़ें और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नों के जवाब दें, उनको हल करें। तो पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स। मुख्यतः 3 प्रकार के तेलों के वर्ग हैं, ग्रुप से। एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल, जो जीवों से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से, और फिर खनिजों से। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल
कम फ्रॉम वेल्स द लार्जेस्ट सी क्रीचर्स। बड़ी मात्रा में एनिमल ऑयल मिलता है वेल से। वेल मछलियां हैं, बहुत बड़ी मछलियां। द लार्जेस्ट सी क्रीचर्स, वो समुद्र में पाए जाने वाले सबसे बड़े प्राणी हैं। टू प्रोटेक्ट वेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सीज। विद्यार्थी ध्यान दे, प्रोटेक्ट है रक्षा करना, आर्कटिक सीज का अर्थ है उत्तरी ध्रुवीय सागर। उत्तरी ध्रुव के पास जो सागर हैं, जो सीज हैं, उन्हें कहते हैं आर्कटिक सीज। उनसे रक्षा करने के लिए, वहां की ठंड से रक्षा करने के लिए, वहां बहुत ज्यादा ठंड है, उत्तरी ध्रुव के पास है आर्कटिक सीज। नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। कुदरत ने उन वेल मछलियों को दी है एक थिक कवरिंग, एक बहुत मोटा सा आवरण दिया है फैट का, वसा का, जिसे कहते हैं ब्लबर। ब्लबर मूलतः वेल के शरीर में पाई जाने वाली चर्बी है, वसा है। When a whale is killed, the blubber is stripped off. विद्यार्थी ध्यान दें, stripped off एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है यूं उखाड़ना किसी चीज को। अगर आप किसी चीज को पकड़ के उखाड़े तो आप उसे स्ट्रिप ऑफ कर रहे हैं। एंड बॉइल डाउन प्रोड्यूसिंग ऑयल सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और उसको बॉइल डाउन करके उससे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है जो मानव उपभोग के लिए सूटेबल है, उपयुक्त है। कंजम्पशन का अर्थ है उपयुक्त। A few other creatures yield oil. Yield का अर्थ है उत्पादन करना। कुछ अन्य प्राणी भी हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं, but none as much as the whale. पर उनमें से कोई भी इतना तेल उत्पादन नहीं कर सकता, यानी उसके शरीर से इतना तेल प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि वेल से। बहुत बड़ा प्राणी है वेल। The livers of the cod and halibut, two kinds of fish yield nourishing oil. लिवर आप जानते हैं यकृत ऑफ द कॉड एक प्रकार की मछली है, एंड हेलिबट एक और अन्य प्रकार की मछली है। टू काइंड्स ऑफ फिश यील्ड, यील्ड का अर्थ है उत्पादन करना, नरिशिंग का अर्थ है पोषण देने वाले, पोषक तेल का उत्पादन करते हैं। बोथ कॉड लिवर ऑयल एंड हेलिबट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड्स। सिक का अर्थ है बीमार, चिल्ड्रन आप जानते हैं, एंड अदर इनवैलिड्स। इनवैलिड का अर्थ है शारीरिक रूप से अक्षम या पंगु व्यक्ति, जिसका शरीर ठीक से काम ना कर रहा हो। ऐसे शारीरिक रूप से अक्षम या फिर अपाहिज व्यक्ति को इनवैलिड कहा जा सकता है। शारीरिक रूप से बहुत कमजोर या अक्षम, हु नीड सर्टेन विटामिन्स, उनको कुछ विशिष्ट विटामिन्स की जरूरत होती है। सर्टेन का अर्थ है कतिपय या विशिष्ट विटामिन्स आप जानते हैं। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट का अर्थ है प्राचीन, प्राचीन समय से वेजिटेबल ऑयल को जाना जाता है जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है। नो हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का अर्थ है कोई घर बार या परिवार, कोई फैमिली, कैन मैनेज विदाउट इट, इट इज एसेंशियल फॉर कुकिंग। एसेंशियल का अर्थ है बेहद जरूरी, अति आवश्यक, कुकिंग के लिए, भोजन पकाने के लिए। ऑयल फ्रॉम सर्टेन फ्लावर्स, विशिष्ट या कतिपय फ्लावर्स से जो ऑयल प्राप्त होता है, जो विभिन्न प्रकार के तेल प्राप्त होते हैं, आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, उनसे सुगंध बनाई जाती है या फिर इत्र बनाया जाता है। परफ्यूम का अर्थ है सुगंध या इत्र। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जो सोप्स हैं वो बनाए जाते हैं तो वनस्पतिक और एनिमल है जैविक प्रोडक्ट से, एज वेल एज द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। और सोप बनाने में एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स के अलावा कुछ प्रकार के फूलों के ऑयल्स का भी प्रयोग किया जाता है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि विभिन्न प्रकार के तेलों की बात हो रही है। वेल से प्राप्त होने वाले, कॉड और हेलीबट मछली से प्राप्त होने वाले, वनस्पतियों से और फूलों से प्राप्त होने वाले तेल और उनके प्रयोगों के बारे में है ये पैसेज। अब हम दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। सवाल 93 कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल? क्लियरली वेल। विद्यार्थी ध्यान दें, पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर स्पष्ट है, वेल से सबसे प्रमुखतः प्राप्त होता है एनिमल ऑयल। अन्य ऑप्शंस में फिश बिल्कुल नहीं। सी वीड का अर्थ है समुद्री खरपतवार या समुद्र में पाए जाने वाले, जल में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के शैवाल कहलाते हैं सीवीड्स। प्लांट पौधे आप जानते हैं, हमारा आंसर ऑप्शन बी वेल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल 94, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, किसके काम आता है वेजिटेबल ऑयल? क्लियरली दिया हुआ है, खाना बनाने के काम आता है, कुकिंग के। यहां पर अन्य ऑप्शंस में ईटिंग, खाने के नहीं, पकाने के। फ्राइंग का अर्थ है किसी चीज को तलना, और लुब्रिकेटिंग का अर्थ है किसी चीज पर तेल या चिकनाई लगाना।
हमारा आंसर ऑप्शन बी कुकिंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल 95, द डैश ऑफ कॉड एंड फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल, व्हाट? द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड हेलिबट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए लिवर, द लिवर ऑफ कॉड फिश एंड द लिवर ऑफ हेलिबट। यहां सिर्फ कॉड फिश के बारे में पूछा गया है। द लिवर ऑफ कॉड फिश यील्ड्स नरिशिंग, पोषक तेल। लिवर का अर्थ है यकृत। अन्य ऑप्शंस में स्टमक आप जानते हैं पेट या फिर अमाशय। आम भाषा में लोग लिवर को लिवर ही कहते हैं, वरना क्लिष्ट हिंदी में यकृत। स्टमक क्या है? आम आदमी के लिए तो पेट है, पर अगर हम बायोलॉजी या फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें तो वहां जहां भोजन जाता है खाने पर और जहां उसका पाचन जो है एंजाइम से शुरू होता है विशेषकर, उसे कहते हैं स्टमक, हिंदी में अमाशय। आईज आप जानते हैं आंखें, हेड है, सिर, माथा। हमारा आंसर ऑप्शन ए लिवर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए What is the thick protective covering of fat on a whale called? whale के शरीर पर, whale जो मछली है उसके शरीर पे जो thick protective covering होती है वो क्या है? कुदरत की दी हुई चर्बी जो उसे ठंड से बचाती है और उसका नाम है blubber। प्रश्न हुआ what is the thick protective covering of fat on a whale? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी blubber। whale के शरीर पर जो thick coating है वो है blubber। जो उसके शरीर पर पाई जाने वाली चर्बी। स्किन आप जानते हैं चमड़ी, सेल्स का अर्थ है कोशिकाएं। फिन्स क्या है विद्यार्थी ध्यान दें, फिन्स मछली के पर है। पंखों जैसी रचना मछली के शरीर पर होती है जिसे कहते हैं फिन्स। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। व्हेल्स के शरीर पर जो प्रोटेक्टिव चर्बी है वो है ब्लबर। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97, डैश आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज वेल एज द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। कौन सी चीज है जो बनती है वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट से और कभी कभी कुछ हद तक फूलों से मिलने वाले तेल से बनती है? वो है सिर्फ सोप्स, साबुन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इसे ब्लैंक में लगाकर पढ़ते हैं, सोप्स आर मेड फ्रॉम vegetable and animal products as well as the oils of certain flowers। अन्य ऑप्शंस में परफ्यूम आप जानते हैं, कोई सुगंध या इत्र। कॉस्मेटिक्स का अर्थ है सौंदर्य प्रसाधन की चीजें, तो सौंदर्य प्रसाधन की जो भी चीजें हैं वो सभी कॉस्मेटिक्स हैं। और कुकिंग ऑयल है खाना पकाने का तेल, कुकिंग मीडियम। सवाल 97 का जवाब सोप्स ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, अब की बार पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। शब्द अकेशन की स्पेलिंग में सी डबल होना चाहिए था और एस सिंगल। स्पेलिंग होनी चाहिए थी OCCASION। अकेशन का अर्थ है अवसर। अगर आप कहते हैं ये एक बहुत अच्छा अकेशन है तो अवसर है। सी डबल और एस सिंगल, स्पेलिंग हुई OCCASION। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए सस्टेनेंस का अर्थ होता है पोषण। शब्द बी एलिजेंस एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है वफादारी या लॉयल्टी। जबकि अंतिम शब्द वियमंट भी एक बहुत अच्छा शब्द है। शब्द वियमंट को बोलने में एच को नहीं बोला जाता, उच्चारण होगा वियमंट। वियमंट का अर्थ है पुरजोर या जोरदार। इंग्लिश में फोर्सफुल या पैशनेट। अगर आप वियमंटली सपोर्ट करते हैं तो बड़ा जोरदार तरीके से, प्रचंड प्रबल तरीके से समर्थन करते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि शब्द अकेजन की स्पेलिंग गलत थी, अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक प्रश्न जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता एंड चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न। चेंज है परिवर्तन, क्लाइमेटिक का अर्थ है जलवायु से संबंधित, पैटर्न का अर्थ है प्रारूप, या हिंदी में सामान्यतः लोग पैटर्न ही कह देते हैं, प्रारूप। दस इस प्रकार मैन थ्रू हिज टूल्स, इस प्रकार मनुष्य अपने टूल्स के माध्यम से लीडिंग टू का अर्थ होता है किसी चीज का कारक बनना, किसी चीज में परिणाम देना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल का अर्थ है पर्यावरणीय, डिग्रेडेशन का अर्थ है पतन या गिरावट। हैज कॉज डिप्लीशन, डिप्लीशन का अर्थ है किसी चीज में कमी, उसका नुकसान। इतना पढ़ने पर
हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि मनुष्य के कर्मों के कारण बायोडाइवर्सिटी में या फिर पर्यावरणीय संतुलन में नुकसान हुआ है, इस विषय में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं इसे सही क्रम में जोड़ने के, वो है QS तथा PR। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड Q। मैन, मनुष्य, यहां मैन का अर्थ पुरुष नहीं है विद्यार्थी ध्यान दें, मनुष्य है। मनुष्य थ्रू हिज टूल्स, अपने टूल्स के माध्यम से, Q के उपरांत होना चाहिए खंड S, हैज कॉज्ड डिप्लीशन ऑफ, मनुष्य सिंगुलर है इसलिए हैज आया, हैज कॉज्ड डिप्लीशन जिससे कमी आ गई है, डिप्लीशन हो गया है, ऑफ, S के उपरांत होना चाहिए खंड P, डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उसमें कमी आ गई है, एंड चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न, और जो क्लाइमेट का अर्थ है जलवायु, जलवायु के जो पैटर्न है, जो उसका प्रक्रिया प्रारूप है, जो व्यवस्था है उसकी, क्लाइमेटिक जो पैटर्न है उसमें परिवर्तन आ गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया है, जलवायु परिवर्तन हो गया है। 10 इस प्रकार P के उपरांत अंतिम खंड मात्र R ही हो सकता है। 10 लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसका परिणाम यह हुआ है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय पतन हुआ है, पर्यावरण की क्वालिटी में गिरावट आई है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, उसके उपरांत S और उसके उपरांत P तथा R। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन B ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, फिर से रीअरेंज करें सेगमेंट्स को तो पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर अ बेटर फ्यूचर। डेवलपमेंट का अर्थ है विकास, नेसेसरी का अर्थ है आवश्यक, बेटर फ्यूचर है अच्छे भविष्य के लिए। कंजर्वेशनिस्ट का अर्थ है संरक्षणवादी, जो संरक्षण चाहते हैं पर्यावरण का या प्रकृति की अन्य चीजों का। आर ऑफ द व्यू, उनका ये दृष्टिकोण है, संरक्षणवादियों का दृष्टिकोण है, दैट इन वेज दैट आर नॉट वेस्टफुल, वेस्ट का अर्थ है तरीके, वेस्टफुल का अर्थ है जिसमें किसी चीज का नुकसान हो, संसाधनों आदि का नुकसान हो, वेस्ट चले जाए। बट ओनली व्हेन द चेंजेस अकर, लेकिन तभी जब बदलाव होंगे। तो फिर इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है, जो संरक्षणवादी हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, विकास हो, लेकिन उसमें जो है संसाधनों का या प्रकृति की चीजों का वेस्टफुल प्रयोग ना हो, वो खराब ना हो जाए। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है QPS और फिर अंतिम खंड R। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट Q। कंजर्वेशनिस्ट आर ऑफ द व्यू, जो संरक्षणवादी हैं वो इस दृष्टिकोण के हैं, दैट डेवलपमेंट, जो विकास है, इज नेसेसरी फॉर अ बेटर फ्यूचर। विकास चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, आधारभूत ढांचे का हो, किसी भी चीज का हो, इज नेसेसरी, वो मानते हैं कि वो आवश्यक है फॉर अ बेटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए। P के उपरांत होना चाहिए खंड S, बट ओनली व्हेन, लेकिन तभी जब चेंजेस अकर, जो बदलाव होते हैं वो घटित हो। किस प्रकार बदलाव घटित हो? इन अ वे या इन वेज, ऐसे तरीकों से, इन वेज प्लूरल है, इन वेज ऐसे तरीकों से, दैट आर नॉट वेस्टफुल, बदलाव ऐसे तरीकों से घटित हो जिनसे वेस्ट ना हो, चीजें बर्बाद ना हो, जो पर्यावरण की चीजें हैं वो फिजूल तरीके से खर्च ना हो जाए। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले खंड Q, उसके उपरांत P, S तथा R, इसी क्रम में। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन B QPSR ही हो सकता है। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 812 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों का अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।